नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो गया है। वीडी शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा को संघ और शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। रिपोर्ट। एमपी बीजेपी की कमान अब वीडी शर्मा के हाथों में दे दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को भले ही राजनीति के कुछ जानकार आश्चर्यजनक मान रहे हों, लेकिन अब पूर्व अध्यक्ष बन चुके राकेश सिंह की माने तो ये उनको पहले से पता है। पार्टी का निर्णय है, जब पार्टी निर्णय करती है तो सोच समझ के करती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको अनपेक्षित रूप में ले रहा होगा। सभी अपेक्षित रूप में ले रहे होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 दिन पहले से पता था कि मुझे अब अध्यक्ष नहीं रहना है, तो ये स्वाभाविक है, पार्टी का बात करके ही निर्णय करती है। वीडी शर्मा ने अध्यक्ष की कमान मिलने पर ट्वीट किया। ट्वीट सीएम कमलनाथ और शिवराज ने भी किया। दोनों नेताओं ने वीडी शर्मा को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उधर वीडी शर्मा का कहना था कि पार्टी में सबको साथ लेकर नई ऊंचाइयों पर वो लेकर जाएंगे। ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए योग्य समझा। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने दी है, इसको हम सब मिलकर के, हम सामूहिक तौर पर काम करने वाले लोग हैं। देखिए, संगठन को सशक्त और ताकतवर बनाना हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि बूथ का संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो ताकतवर करके खड़ा था, उसको और ताकत देने का प्रयास संगठनात्मक रचना में हम सब मिलजुल करके करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने वीडी शर्मा को बधाई दी और उम्मीद जताई कि पार्टी और मजबूत होगी। बहुत बधाई। वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। उनका एक लंबा अनुभव है संगठन को मजबूत करने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी। सवाल ये है कि बीजेपी ने ये बदलाव क्यों किया, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में राकेश सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। राकेश सिंह के बदलाव की बात मान भी लें तो वीडी शर्मा की राह आसान नहीं होगी। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उनकी ये पहली परीक्षा करीब है और शर्मा के पास खरा उतरने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वीडी शर्मा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मंत्री ओमकार मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मरकाम ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी आदिवासियों के हित की बात नहीं की। बीजेपी आरएसएस के कहने पर ही निर्णय लेती है। दरअसल मरकाम फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत कर चुके हैं, मगर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मरकाम गोलमोल जवाब देते नजर आए। अब फग्गन सिंह कुलस्ते के विषय में वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी आदिवासियों के हितैषी नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था आरएसएस जो निर्णय लेती है, वही निर्णय बीजेपी वही क्रियान्वयन करती है जो आरएसएस कहती है। कांग्रेस में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जब परिवर्तन होगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। दिल्ली दौरे से लौटकर ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पार्टी के सांगठनिक ढांचे में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। संगठन में परिवर्तन के लिए दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि समन्वय समिति की बैठक जल्द होगी। सीएम कमलनाथ ग्वालियर में विधायक मुन्नालाल गोयल के घर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे। हमने पंचायत चुनाव की और नगरीय निकाय की चुनाव की चर्चा करी है। संगठन में और परिवर्तन की चर्चा करी है और फिर से बैठक होगी। अब कांग्रेस का अध्यक्ष कब तक बनेगा सर? बीजेपी ने बदलाव कर दिया है, बीजेपी ने बदलाव कर दिया, कांग्रेस कब तक करेगी? कांग्रेस का अध्यक्ष भी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जल्दी ही तय कर लेंगे।
कर्ज माफी के मुद्दे पर सिंधिया को सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया अगर सड़क पर उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं। वहीं संगठन और सरकार के बीच तकरार को लेकर सीएम का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सीएम ने दिल्ली में कही। सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो। सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो। सर, कांग्रेस में चल रही खींचतान पर दिग्विजय सिंह का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर हम सब साथ हैं। ये वादा सिंधिया ने अकेले में नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी किसी के खिलाफ हैं, ये गलतफहमी है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुटता से खड़ी है। कांग्रेस और इस मामले में हम साथ हैं। आखिर वादा किया तो कोई अकेले सिंधिया जी ने थोड़ी किया, हम सबने किया। पीछे रहेगी कांग्रेस? ना कतई नहीं। देखो, बात सुन लीजिए, वचन पत्र 1 साल के लिए होता है कि 5 साल के लिए होता है? 5 साल के बढ़ा के ये भी पकड़ो ना। 1.25 साल हुए हैं और उसमें कई वादे कमलनाथ जी ने पूरे किए हैं। जहाँ तक अतिथि विद्वान शिक्षकों का प्रश्न है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और जीतू पटवारी जी आपके मंत्री हैं यहाँ के, उनसे पूछो कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये बिल्कुल गलतफहमी है कि सिंधिया जी किसी के खिलाफ है। कांग्रेस एकजुटता से खड़ी हुई है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। छिंदवाड़ा की सौंसर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि सिंधिया और कमलनाथ के बीच चल रही गुटबाजी से प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। शिवराज सिंह ने शिवाजी की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महापुरुषों का अपमान कर रही है। जब जनता का आक्रोश फूटता है, कहते नहीं हम तो लगवा रहे हैं, बड़ी लगवा रहे हैं। नाटक नहीं चले, कारण के निकाले जाने चाहिए। जिनने अपमान किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का, बोलो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? पीछे तक बोलो रे, मिलनी चाहिए कि नहीं? उनको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं होगा कि गिरा दी फिर लगा दी और छुट्टी पालो, बच के नहीं निकलने दूंगा, समझ लेना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इन दिनों सरकारी मंत्रियों के बीच चर्चा में है। जहां मंत्री गोविंद सिंह ने इस योजना को फिजूल खर्ची बताते हुए बंद करने की बात कही है, वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इस योजना के लाभार्थियों को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस योजना का फायदा बीजेपी नेताओं के परिजनों ने उठाया और उनके पास ऐसे नामों की लिस्ट भी है। प्रियव्रत सिंह ने योजना के लिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की बात कही। अब 2 मंत्रियों के बयान के बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। ये बेटर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। मेरा भी मानना है कि बेटर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जिस प्रकार से पिछली सरकार करती थी। और सिलेक्शन क्राइटेरियाज जो थे वो ऐसे क्राइटेरियाज थे जिसमें मालूम पड़ा कि कोई पिछली बार पहले तो ये होता था कि भाजपा के कार्यकर्ता चले जाते थे, गरीब आदमी को तो मौका मिलता ही नहीं था। तो हम ये उनका मेरा मानना है ऐसा कि उनका कहने का तात्पर्य ये होगा कि इसमें हमें उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जिनको आवश्यक है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री इमरती देवी ने मीडिया से बातचीत में स्वीकारा कि अभी भी प्रदेश में हर आंगनबाड़ी केंद्र में कम से कम 2 बच्चे कुपोषित हैं, जिनको जल्द ही कुपोषण से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं इमरती देवी ने पिछली शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल के बीजेपी के शासनकाल में आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर भूसे, कंडे और जानवर बंधे रहते थे, जिनको खुद जाकर सही कराया। इमरती देवी जबलपुर में विभाग की संभाग स्तरीय बैठक में शामिल होने आई थी, जहां उन्होंने अधिकारियों ने समय पर काम करने के उन्होंने निर्देश दिए। अभी देखा जाए मध्य प्रदेश से तो एक आंगनबाड़ी पे ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे बचे हैं हमारे। और मैं चाहती हूँ आप सभी के माध्यम से
कि मैं जल्दी से जल्दी, जो हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री की मंशा है और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है कि मध्य प्रदेश से कुपोषण से मुक्त कराए, उसी के लिए आपने देखा है मैं हर जिले में और हर संभाग में जा के काम कर रही। और इसके वजह से अगर इतना ही होता तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठी है, उनने हमें पूरे हिंदुस्तान में, हमने मध्य प्रदेश नंबर बन रहा है। आंगनबाड़ी अब चलने लगी, जहां बीजेपी सरकार में भूस और कंडे और गेहूं प्यार भरे थे, आंगनबाड़ियों चौपे बनते थे, मैंने खुद जा के साफ करा के आंगनबाड़ी लगाना चालू कराई है, क्योंकि मैं खुद ही उसी स्थिति से हूँ जिसमें बच्चे, गरीबों के बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी में, तो मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मुझे उन बच्चों की सेवा करने के लिए भेजा है और मैं पूरी तरह से उनकी सेवा कर। धार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शाहीन बाग और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय ने कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, ये कहा। दिग्विजय सिंह ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वो धार पहुंचे थे। बधाई देता हूं शाहीन बाग के हड़ताल करने वालों की मांग पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके साथ चर्चा करने का निर्णय लिया है और ये अच्छा संकेत है। और मुझे विश्वास है कि वे उनकी मांग जो है, जिसमें कहा गया कि नागरिकता कानून वापस लो, वो लेंगे और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो प्रावधान है कि आप अपने माताजी का भी जन्म स्थान बताइए, जन्मतिथि बताइए, पिताजी का भी जन्म स्थान बताइए, जन्मतिथि बताइए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं करें, क्योंकि जब सेंसस हमारा हो रहा है तो फिर इस तरह की जानकारी की आवश्यकता नहीं, जब ये जानकारियां तो पहले से आधार कार्ड में अवेलेबल है। तो ये सब मांगे मान ले और एक अच्छा वातावरण फिर से देश में निर्मित होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज मंडला में आयोजित आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए, जहां पारंपरिक तरीके से साफा, कलगी और माला पहनकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए गोंडवाना साम्राज्य के शहीद राजाओं को पुष्पांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन गोंड साम्राज्य की राजधानी रही रामनगर में किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जहां आदिवासी परंपराओं को सहेजने की बात कही, वहीं उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। माने मूल निवासी, भारत का मूल निवासी आदिवासी लोग हैं, इसलिए आप लोगों का संस्कृति हमारा भारत का प्राचीन संस्कृति है। आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से जो हमारा पूर्वजों ने जिया और दिया और विरासत में हमको मिला, उसी संस्कृति को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। ये आदि महोत्सव कार्यक्रम भी उसी दिशा में एक पहलू है। पहली बार आदिवासी उन लोगों के लिए अलग मंत्रालय का निर्माण करने वाले महान भाव श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी है। इस आदिवासी महोत्सव के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि इस गढ़ मंडला दुनिया के लोग जाने, इस केंद्र को, यहाँ आकर के घूमे पूरा परिसर को। और ये अभी हमारे जनजाति विभाग मध्य प्रदेश के मंत्री भी है, वो भी अभी इस पूरे परिसर का अवलोकन करेंगे। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम कुल मिलाकर के एक आनंद का उत्सव है और ये संस्कृति परंपरा इसको अब चलती रहे, लोग पहचाने इसको, यही हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे है। मशहूर शायर पद्मश्री बशीर बद्र 95 साल के हो गए हैं। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने राज्यपाल लालजी टंडन उनके निवास पहुंचे, जहां राज्यपाल ने बशीर साहब को जन्मदिन की शुभकामना दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं राज्यपाल ने बताया कि बद्र साहब से उनकी पहली मुलाकात सालों पहले लखनऊ में हुई थी, तब से ये दोस्ती आज तक चली आ रही है। उन्होंने कहा कि बशीर साहब जैसा शायर देश में दूसरा कोई नहीं। उनकी हैसियत के शायर बहुत कम रह गए होंगे। मेरे उनके पुराने ताल्लुकात थे तो उनसे मिलने आया। आज उनकी बर्थडे था तो मुबारकबाद दी। सर कितना पुराना दोस्त था?
कितना पुराना दोस्त बोला उन्होंने? 25 साल से लखनऊ को आते थे, मुशायरे में आते थे और फंक्शन होते थे, मुलाकात होती थी तो बराबर। वक्त ब्रेक का जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया गया है। 3 फर्जी कंपनियों के जरिए ठेके लिए गए। अशोक चंदन नाम के व्यक्ति पर घोटाले का आरोप लगा है। ये कहा जा रहा है कि कोलकाता की कंपनियों के पैसों का ट्रांसफर किया गया और कुल 21 ऐसी फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। पूरा घोटाला 2004 से 2008 के बीच किया गया। धार के मनावर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मनावर की सीमेंट फैक्ट्री रोड पर यह हादसा हुआ। वहीं खरगोन के बेकाबू ट्रैक्टर नहर में गिर गया। हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि सतना में धान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। चपेट में कार आ गई। कार से ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। ड्राइवर की हालत नाजुक बनी है। सागर से ही हादसे की खबर है। यहाँ एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई। गुना के उकावद में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। जब उकावद पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी वारंटियों की धरपकड़ के लिए इलाके में पहुंचे तो खनन माफिया ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें चौकी प्रभारी और कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बिना जांचे परखे ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए पहुंच गई थी। ये वजह रही कि माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मामला ये है कि चौकी उकावत के प्रभारी हैं बेथलिया जी स्थायी वारंट की तामील में गए थे, तो उधर से खेड़ा गाँव के आसपास टेम नदी का इलाका पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोग उत्खनन कर रहे होंगे, उन्होंने टोका मना किया तो उन्हें पथराव कर दिया। तो उनकी सूचना पर से अपराध का है। इसमें किसी की चोट वगैरह है? हाँ, थानेदार की उंगली में मेरे को जानकारी मिली है, उनकी उंगली में चोट भी है और गाड़ी का नुकसान है। जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं अस्पताल द्वारा काउंटर बनाए गए थे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर जल्दी ही संजीवनी क्लिनिक शुरू करने की बात कही। स्वास्थ्य केंद्र कहो, संजीवनी कहो, जिस नाम से बोलो, क्योंकि जो अस्पताल होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि किसी को सर्दी जुकाम है या दस्त लग रहे हैं तो उसको मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 80% जो छोटे एलिमेंट्स हैं, अगर वहाँ क्लिनिक्स बन जाएंगी और दवाई उपलब्ध रहेगी तो 80% पेशेंट्स को आप लोकल लेवल पे ट्रीट कर लोगे। और मैं विनय सक्सेना जी को जन्मदिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ हर जनप्रतिनिधि को इसी तरह अपने जन्मदिन पर या महापुरुषों की जयंती पर इस तरह का कैंप लगा के लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए। इसी कंसेप्ट ने संजीवनी क्लिनिक पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के आदेश पे, मुख्यमंत्री जी के आदेश पे शुरू हो रही है। यहाँ पर भी स्वीकृत हो गई है। मायानगरी मुंबई में जिनके दीदार होते हैं वो अचानक अगर भोपाल आ जाएं तो क्या कहने। आज कुछ ऐसा ही हुआ जब एक साथ पूरा बच्चन परिवार भोपाल पहुंचा। रोज एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। एयरपोर्ट के बाहर से कौन आ रहा है? जी हां, पहचान गए आप, महानायक अमिताभ बच्चन। मायानगरी मुंबई से महानायक अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल पहुंचे हैं। साथ में पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या भी हैं।
पूरा परिवार जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो शहंशाह को जमाई राजा वाला सम्मान मिला। हर कोई इनकी एक झलक पाने को बेताब था। दरअसल पूरा बच्चन परिवार एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आया है और आपको पता नहीं होगा तो ये भी बता दें, बच्चन साहब का भोपाल से ससुराल वाला नाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, बच्चन साहब रिश्ते में यहाँ के जमाई राजा लगते हैं। इससे पहले भी जब अमिताभ बच्चन एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आप सबका यानी भोपाल का जमाई हूँ। भोपाल आते ही लगता है कि घर यानी ससुराल आ गया हूँ। हालांकि महानायक बनने से पहले भी अमिताभ बच्चन का कई बार भोपाल आना जाना हुआ है। इनकी कई फिल्मों की शूटिंग भी भोपाल में हुई है। अब आप ये जानने को जरूर बेताब होंगे कि आखिर बिग बी और पूरा बच्चन परिवार भोपाल क्यों पहुंचा है। दरअसल अमिताभ बच्चन की सासू मां इंदिरा बहादुरी की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन इसी बीच इनका जन्मदिन भी है, तो सही मौका देखकर पूरा परिवार इनका हाल चाल लेने और जन्मदिन की खुशियां मनाने भोपाल पहुंचा है। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। और बड़ी खबर, जहां मासूम नवजात की मौत का मामला है ये पूरा। पुलिस ने बच्ची के मां बाप को हिरासत में लिया। बच्ची को धारदार हथियार से जख्मी करने का मामला है। इंदौर में इलाज के दौरान बच्ची की मौत और माता पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नवजात बच्ची थी, धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।